मैं आपका टीचर मोहम्मद वाजिद अली, कंप्यूटर साइंस पार्ट सेकंड का आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लूप को ही मज़ीद उसकी एग्जांपल लेंगे और उसका आज फ़्लो चार्ट हम डिस्कस करेंगे। फ़्लो चार्ट में कि उसकी जो वर्किंग है, उसका कंट्रोल जो है वो कैसे फ़्लो होता है, वो डिस्कस करने के बाद हम इसकी दो एग्जांपल करेंगे, हम करते हैं, और फॉर लूप को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या होता है। इसका फ़्लो चार्ट ऐसे है कि हमारे पास स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। इसका फ्लो चार्ट अगर तो कंडीशन इसकी ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करता है, ये लूप एग्जिट कर जाता है। और इसके बाद अपने आप लूप क्या है, बार बार रिपीट करता है, तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वो कंडीशंस के पास कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो एग्जिट करते हैं जी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, अनटिल प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल आवर कंडीशन इज़ ट्रू। जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो क्या होगा, बॉडी से फ़ौरन एग्जिट कर जाएगा। जो उसकी फॉर लूप की या लूप की जो बॉडी होगी, कंट्रोल वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। आइए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कहते हैं राइट ए टेबल दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले टेबल। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जो इनपुट है, टेबल का जो नंबर है वो यूज़र ने खुद इंटर करना है और उसका जो वो टेबल जो है वो डिस्प्ले करते। अब यानी कि अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया कि सपोज यूज़र 5 इंटर कर देता है हमारे पास। अब यूज़र ने अगर सपोज 5 इंटर किया, टेबल नंबर जो था 5, अब हम लोगों ने टेबल 5 का लिखना है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो हमें 5 डिस्प्ले करे, उसके बाद 2, ऐसा वो चलता जाए। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोगों ने कहा जी जो टेबल नंबर है, यहाँ पे तो टेबल नंबर 5 था। अब यूज़र अपनी मर्ज़ी से क्या करेगा, टेबल का नंबर जो है वो इंटर करे। मे बी यूज़र है वो टेबल नंबर 7 इंटर कर दे, मे बी यूज़र हो सकता है यूज़र 9 कर दे इंटर, हो सकता है यूज़र जो है वो 10 कर दे। अब जो यूज़र ने इंटर करना है उसका टेबल जो है वो डिस्प्ले हो। आइए हम इसको लूप के ज़रिए करते हैं। अब क्या हुआ, हमें पता है कि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रोग्राम जो हमारे पास होता है, हम लोगों ने उसकी जो है लाइब्रेरी फ़ाइल यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल जो हम लोगों ने लिखनी होती है। हमारे पास जो है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल जो है हैश इंक्लूड कौन आईओ कंसोल इनपुट आउटपुट हैश इंक्लूड अब हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अब ये मेन फंक्शन की जो है ये बॉडी आ गई। अब यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि यूज़र जो है वो खुद इंटर करे टेबल नंबर। अब जो है, अब यूज़र से इनपुट भी लेनी है हम लोगों ने। अब यूज़र से इनपुट लेनी है, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अब जो रिज़ल्ट होता है, वेरिएबल हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट आई उसको स्टोर करवाने के लिए, या यूज़र हमारा जो रिज़ल्ट हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम उसका रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। सपोज यानी कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
उसमें क्या होगा, डिक्लेयर से ये उसमें ये होगा कि जो भी यूज़र ने वैल्यू इंटर की होगी उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं वेरिएबल इंटीजर, हमें पता है जो टेबल होता है वो इंटीजर में होता है, तो इसलिए क्या हुआ, हम लोगों ने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाना है इंटीजर ही। अब यहाँ पे इंटीजर n कर दिया मैंने। अब ये वेरिएबल ये पूरे के पूरे अमल को हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने इस पूरे के पूरे अमल को वेरिएबल डिक्लेरेशंस कहा। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशंस होती कि हैं वो वाला प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम स्पेसिफाई करते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस कहलाता है। हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया n, वो इंटीजर था। अब क्या हुआ, हम यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो n के पास उसको स्टोर करवा लेंगे। सेकेंडली देखेगा, यानी कि पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो उसको मैसेज होगा, जैसे हम मोबाइल के ऊपर होते हैं तो क्या हुआ, अब मोबाइल को ओपन करते हैं तो फ़ौरन अगर उसके ऊपर लॉक लगा हो ना तो वो फ़ोन कहता है कि इंटर ए पासवर्ड, कि इसमें पासवर्ड इंटर करो, वो मैसेज डिस्प्ले करवाता है। अब यानी कि उसी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोगों ने एक प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो ये कहेगी इंटर ए टेबल नंबर, यूज़र से कहेंगे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट है। अब प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो डिस्प्ले के लिए होता है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ। अब जो ये प्रिंट एफ जो है ये लोअर केस में लिखेंगे, ये फंक्शन है। अब उसके बाद हम लोगों ने डबल क्विट्स लिखने हैं। अब जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है ये डबल क्विट्स के अंदर हम लोगों ने लिखना है। हम लोगों ने कहा इंटर टेबल नंबर, ये लीजिए, टेबल नंबर जो है वो इंटर करें। अब जो ये प्रिंट एफ फंक्शन है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। अब यूज़र ने जो भी वैल्यू इंटर करनी है उसको स्टोर करवाने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप का फंक्शन क्या होगा, स्कैन ऐप। अब यहाँ डबल क्विट्स, उसके बाद यूज़र ने जिस टाइप का डाटा इंटर करना होता है हम लोगों ने यहाँ पे वो बताना होता है कि यूज़र ने किस टाइप का डाटा इंटर करना है, वो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। अगर यूज़र ने डाटा जो है वो इंटीजर का करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी आएगा। अगर यूज़र ने डाटा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में करना है, इंटर करना है, तो क्या होगा, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ आएगा। अगर यूज़र ने करैक्टर की डाटा टाइप जो है वो इंटर करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर सी आएगा। तो क्या हुआ, अगर यूज़र ने कोई स्ट्रिंग इंटर करनी है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एस आएगा। यानी कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, ये कंपाइलर को बताता है कि यूज़र अब किस टाइप का जो डाटा है वो इंटर करने जा रहा है। अब हम लोगों ने यूज़र को बता दिया कि हमारे पास जो है वो डाटा जो यूज़र ने इंटर करना है वो इंटीजर का करना है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लिख दिया। उसके बाद अब ये एंड साइन का हम लोग यूज़ करते हैं, एम्बर साइन, एंड साइन कह लें, एम्बर साइन कहते हैं। अब ये किस चीज़ को रेफर करता है, एम्बर साइन एन लिखा यहाँ पे। अब ये वाला जो है एम्बर साइन एन, ये क्या करेगा, ये एन का जो एड्रेस है उसको रेफर करेगा कि एन कहाँ पे है मेमोरी में, उसके एड्रेस को एम्बर साइन जो है वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि फलां उस जगह के ऊपर एन का जो एड्रेस है ये वाला है। अब क्या हुआ, यूज़र ने जो भी वैल्यू इंटर करनी थी वो n के पास स्टोर हो चुकी है। अब चलेगा, हम लोगों ने जो टेबल लिखना है वो 10 आप रिपीट होना है ना 10 टाइम, तो उसके लिए हमने यूज़ किया लूप को, तो वो रिपीट हो रहा है तो हम इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी, पहली टाइम एग्जीक्यूट हुई पहली लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि 10 टाइम जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हम लोग इसको हम फॉर लूप के इस्तेमाल करेंगे ताकि वो रिपीट जो है बार बार होती रहे और हमारा जो लूप है उसको कंट्रोल करता रहे। तो हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि फॉर लूप के जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, इनिशियल वैल्यूज़ होती है एक हमारे पास, उसके बाद फिर हमारी टेक्स्ट एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाद फिर हमारे पास इंटरवल आता है कि हमने अब एक स्टेटमेंट के बाद कितने इंटरवल के बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है, ये 3 हमारे पास उसके संग। अब हम चलते हैं फॉर लूप के ऊपर। फॉर लिखा, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू थी वो इंटीजर i इज इक्वल टू 1 होगी।
आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं इनिशियल, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया इंटीजर आई, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और जहाँ पे आप लोगों ने इंटीजर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, आप लोग आई को वहाँ पे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। चलिए जी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आई को वहीं पे डिक्लेयर करवा लिया है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसका नाम रखा आई, और आई को अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आई को मैंने 1 दे दी, यहाँ पे आ गई। उसके बाद सेमीकोलन, फिर हमारे पास टेक्स्ट एक्सप्रेशन है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन मीन कंडीशन, वो चेक करेगा कि कंडीशन कि अगर ट्रू है तो बॉडी में जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, उस लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये थी कि हम लोग, हमारा जो टेबल होता है वो 10 टाइम चलता है, 10 लाइन जो है वो डिस्प्ले करता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे लिखा आई लेस देन और इज इक्वल टू 10। उसके बाद फिर हमारे पास इंटरवल आता है, इंटरवल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब इंटरवल 1 का है, अब 1 बाय 1 हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है। अब इंटरवल 1 इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास जो है इंक्रीमेंट का हमने पढ़ा हुआ है कि इंक्रीमेंट आई प्लस, यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। ये हमारे पास जो कंट्रोल लूप है, यानी कि अब ये बन गई है, अब ये 10 टाइम चलेगी। अब इसकी जो बॉडी है वो 10 टाइम चलेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 10 है। उसके बाद इंटरवल 1 का है, तो इंटरवल 1 का तो ये 10 टाइम चलेगी। अब ये उसकी बॉडी बन गई लूप की, मैं इसकी लूप की बॉडी बनाता हूं, ये लूप की बॉडी बन गई। उसके बाद अब देखिएगा हमें अब प्रिंट क्या करवाना है, कैसे करवाना, ताकि हमें भी आसानी के साथ आप भी लिख सको। आप लोगों सपोज हम लोग क्या करते हैं, 2 का टेबल लिखते हैं। 2 के टेबल में क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था 2 आया था, यहाँ पे लिखा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारा ये फॉर्मेट जो है वो टेबल का है, यानी कि पहले काउंटिंग फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम हमारी काउंट। अब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, जो क्या काम करेगी, ये काम करेगी, जो इनको प्रिंट करेगी। प्रिंट एफ अब यानी कि अब हमारे पास जो काउंटिंग किसके पास है, आई के पास है, क्योंकि आई के पास वैल्यू 1 है, 1 2 3। अब क्या हुआ, अब प्रिंट एफ का फंक्शन भी 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, 3 टाइप का होता है। एक सिंपल मैसेज होता है प्रिंट एफ का फंक्शन, उसके बाद मैसेज प्लस आर्गुमेंट, उसके बाद एक होता है मैसेज प्लस मल्टीपल आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास मैसेज भी होंगे, आर्गुमेंट भी होंगे, मल्टीपल आर्गुमेंट भी होंगे इसमें। तो क्या हुआ, अब हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा बिल्कुल, अब इसके ऊपर आइए कि हमारी आउटपुट कैसे आएगी। अब हम लोगों ने आउटपुट लेनी है तो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। या आप देखिएगा पहले जब टेबल लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये क्या है, काउंटिंग फर्स्ट नंबर, उसके बाद जिसका टेबल नंबर होता है, ये टेबल नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हम लोग, हमारे पास जो 1 वैल्यू वो आई के पास है। अब आई के पास क्या हुआ, अब हम लोगों ने आई को डिस्प्ले करवाना है, तो किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है तो कंपाइलर को बताना कंपाइलर को पहले जो है फंक्शन बताता है कि ये जो वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग जा रहे हैं कि किस डाटा टाइप की ये वैल्यू है। अब इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने जो इंटीजर करवाना है डिस्प्ले, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे। अब हमारे पास इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई डी होता है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफाई डी जो है, अब ये इसको आई को जो है, आई के पास वैल्यू 1 थी, 1 को रिप्रेजेंट आउट करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट आउट। उसके बाद फिर देखिएगा हमारे पास मैसेज है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यानी कि यहाँ पे मैसेज आ गया है, ये मल्टीप्लिकेशन का मैंने साइन इंटर किया। उसके बाद टेबल नंबर है, अब ये टेबल नंबर जो है ये भी डिस्प्ले करवाना है, हम लोगों ने उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफाइड यहाँ पे लिखा डी। अब उसके बाद हमारे पास टेबल नंबर जो उसका आउटपुट थी, उसकी मल्टीप्लाई जो उसका रिजल्ट था वो डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे 2। अब उसके लिए फिर एक और फॉर्मेट स्पेसिफाई की हमें जरूरत पड़ी, सॉरी इससे पहले इक्वल साइन, यानी कि टेबल नंबर और हाउ मेनी टाइम्स का अकाउंट नंबर प्लस टेबल नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने फिर अब जो उसका रिजल्ट लिखना था इज इक्वल, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी लिख दिया। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास जो
फर्स्ट जो डी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हम लोगों ने इसकी जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसकी जो वैल्यू है कंट्रोल ट्रांसफ़र करना आई के पास, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा आई। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जितने हम इन्हें प्रिंट एफ की फंक्शन में जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने हैं उतने ही हमारे पास आर्गूमेंट होते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट के पास वैल्यूज़ होती है। ठीक है, अब इसके पास जो है सेकेंडली ये टेबल नंबर वाला है। आपने टेबल नंबर किस में स्टोर करवाया था? वो एन में करवाया था, तो यहां पे लिख दिया मैंने एन। उसके बाद फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर आया। अब क्या हो रहा है कि काउंट नंबर मल्टीप्लाई टेबल नंबर। अब हमारे पास जो है काउंटिंग वर्क नंबर जो है वो आई के पास है, और टेबल नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने रिजल्ट लेना है, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा आई मल्टीप्लाई एन। अब ये हमारे पास प्रिंट एफ क्या करेगा? जो पूरे का पूरा जो टेबल है, टेबल की ये लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं कि कंट्रोल कैसे हुआ, इससे कंपाइलर इसकी आउटपुट कैसे आएगी, तो ये हुआ। अब क्या हुआ? हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। हमारी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। तो कंट्रोल मेन फंक्शन के पास कंट्रोल आया। नेक्स्ट उसने जैसे ही रीड किया उसने कहा जी हम लोगों ने इंटीजर 2 नंबर थे, एक नंबर जो था वो इंटीजर था n और दूसरा था i। अब उसने क्या करना है? मेमोरी में ये दोनों वेरिएबल बना देने हैं और उनका नाम, एक का नाम रख देना है n और दूसरे का नाम रख देगा वो i। अब क्या हुआ? अब इन दोनों को 2 बाइट जो है वो स्पेस जो है वो एलोकेट कर देगा। 2 बाइट की है जो स्पेस होगी वो एलोकेट कर देगा। अब इसने क्या किया? मेमोरी में 2 सेल बनाए, मेमोरी सेल, एक का नाम रखा i और सेकंड का नाम रखा उसने n। अब यानी कि यहां इस लाइन के ऊपर आया, वो कहता है इंटर टेबल नंबर। अब ये क्या हुआ? अब ये मैसेज था, ये डिस्प्ले हुआ। उसके बाद स्कैन एफ के फंक्शन ने क्या करना था? अब स्कैन एफ का फंक्शन ये काम करेगा कि यूजर से इनपुट लेगा। अब यूजर से क्या करेगा? इनपुट लेगा। उसके लिए क्या हुआ? हम लोग स्कैन, अब यूजर जो भी, अब जैसे यूजर ने किया इंटर टेबल नंबर, यूजर अपनी मर्जी से कोई चीज़ भी इंटर कर सकता है। सपोज यूजर ने 11 का जो टेबल था, टेबल नंबर 11 लिख दिया, 11 इंटीजर जो है वो इंटर कर दिया। आज जैसे उसने किया, अब ये वाली जो स्कैन एफ की फंक्शन था ये क्या करेगा? जो 11 है वो n को n में स्टोर करवा देगा। अब हमारे पास n के पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 आ जाएगी। अब क्योंकि यानी कि ये जो एम्बर साइन है, अब स्कैन एफ का एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, तो एम्बर साइन ने n के एड्रेस को रेफर करना था और n जहाँ पे भी था वहाँ पे वैल्यू आ गई 11। अब इस स्टेटमेंट ने क्या करना है? इस स्टेटमेंट ने ये काम करना है। अब उसने इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 1, इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 1। अब i की वैल्यू हम लोगों ने एलोकेट कर दी 1, i के पास 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आइएगा। अब क्या हुआ? अब जैसे i के पास वैल्यू 1 है, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट कंडीशंस के पास जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा कि i जो है वो 10 से छोटा है, लेस देन है, इक्वल है। अब क्या हुआ? i यहाँ कंडीशन हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन था, वो कह रहा था i लेस देन इक्वल टू 10। अब i के पास वैल्यू 1 थी, 1 जो है वो 10 से लेस देन है, यस। अब कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल क्या हो जाएगा? बॉडी में इंटर हो जाएगा। बॉडी में इंटर हुआ। अब प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है? हमें आउटपुट करता है, प्रिंट करता है। जैसे ही उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड आउट किया, कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कंट्रोल फौरन आप लोगों का फर्स्ट आर्गुमेंट के पास चला जाएगा। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड था, तो कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट के पास कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब i के पास कितनी वैल्यू थी? i के पास वैल्यू थी 1। अब i के पास उसने किया 1 की। अब i की वैल्यू प्रिंट होने के बाद दोबारा जहां से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, कंट्रोल वहीं पे आ जाएगा। अब कंट्रोल i की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद, क्योंकि ये वाली जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुका है,
अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट उसको मिला एक मैसेज, उसने कहा जी मल्टीप्लाई का जो साइन है वो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब ये मल्टीप्लाई का जो साइन था वो प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर रीड किया। अब जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड किया, कंट्रोल फौरन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल आप लोगों का फौरन ही आप लोगों का सेकंड जो आर्गूमेंट था वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब सेकंड आर्गूमेंट था एन, एन के पास मेमोरी में कितनी वैल्यू थी, 11। अब वो यहाँ पे क्या कर देगा, 11 प्रिंट करेगा। अब 11 प्रिंट करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल जहां से ट्रांसफर हुआ था उस जगह पे दोबारा वापस आएगा और रिटर्न होगा। अब यहां से एन जहां पे अब नेक्स्ट उसको मैसेज मिलता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास क्या है कि इक्वल साइन जो है वो प्रिंट कर दे। अब इक्वल साइन वो प्रिंट करेगा। इक्वल साइन हमारे पास प्रिंट हो गया। फॉर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फिर उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर मिला। अब फॉर जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड आउट किया तो कंट्रोल ट्रांसफर कहां पे चला गया, यानी कि नेक्स्ट लाइन के पास। अब वो यहां पे कह रहा है कि आई और एन को क्या करो, आई और एन को मल्टीप्लाई करो। आई और एन को मल्टीप्लाई किया, 1 और 11 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 11। अब यहां पे वो क्या कर देगा, 11 को डिस्प्ले कर देगा। अब हमारे पास जो टेबल था, टेबल का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या हुआ, प्रिंट आउट हो गया। अब हम लोगों ने इसको न्यू लाइन पे जाना है। अब क्या हुआ, अब यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो कुछ भी था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, कंट्रोल अपना जो इंटरवल है उसके पास चला जाएगा। यानी कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट होगा, अब उसका जो इंटरवल है वो i प्लस प्लस है, यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट कंपाइलर को कह रही है कि i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दो। i की वैल्यू इंक्रीज क्या कितनी करनी है, 1 करनी है। इंटरवल हमारे पास 1 का था, i के पास ऑलरेडी पहले थी 1 वैल्यू। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या काम करेगी, अब ये वाली स्टेटमेंट ये काम करेगी कि जो i की वैल्यू जितनी है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगी। 1 थी तो अब एक इंक्रीमेंट किया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी फिर i की, i के पास वैल्यू हो जाएगी 2। अब i के पास वैल्यू होगी 2। अब क्या हुआ, अब यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है दोबारा, इंटरवल इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो रहा है i इस कंडीशंस के पास। अब ये बता रही है, कंडीशन कह रही है कि जो i की वैल्यू है वो 10 से लेस देन है, इक्वल टू है जी। तो क्या हुआ, i के पास वैल्यू थी 2, अब 2 जो है वो 10 से लेस देन है तो कंडीशन ट्रू होगी। अंडरस्टूड बात है कि 2 जो है वो 10 से लेस देन है। तो कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, अब उसकी फार की बॉडी में एंटर हो गया। अब कंट्रोल फार की बॉडी में एंटर हुआ तो क्या हुआ, जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड किया, कंट्रोल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, फौरन ही i के पास चला जाएगा। अब जैसे ही i के पास चला जाएगा तो i के पास वैल्यू जो थी वो 2 थी। अब उसने क्या किया, अब उसने i को प्रिंट किया, i की वैल्यू थी 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद यानी कि दोबारा फिर यहां से कंट्रोल यहां से शिफ्ट हुआ था, दोबारा वापस उसी जगह पे आया। अब नेक्स्ट उसको मैसेज मिला कि उसने के जो मल्टीप्लाई का जो है साइन है वो प्रिंट करो। तो मल्टीप्लाई जो है वो साइन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल को जैसे जो कंपाइलर था उसको मिला फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड किया, कंट्रोल फौरन सेकंड आर्गुमेंट के पास चला गया। अब n के पास कितनी वैल्यू थी, n के पास हमारे पास 11 वैल्यू थी। तो क्या करेगा, यहां पे 11 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आर्गुमेंट को प्रिंट करने के बाद फौरन जहां से वो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था वहां वापस रिटर्न उसी जगह पे आ जाएगा। अब दोबारा उसी जगह पे वो कंट्रोल शिफ्ट हुआ तो यानी कि उसको नेक्स्ट मिला मैसेज जो डिस्प्ले करना था इक्वल साइन का था। अब यानी कि उसने नेक्स्ट क्या करना है, इक्वल साइन मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद दिखेगा, अब जैसे उसने मैसेज करने के बाद दोबारा जो नेक्स्ट उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिली फॉर्मेट स्पेसिफाइड की। जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड आउट किया तो कंट्रोल फौरन ही ट्रांसफर हो जाएगा जो नेक्स्ट आर्गुमेंट था उसके पास, i मल्टीप्लाई n के पास। अब i और मल्टीप्लाई n को करेंगे, i के पास वैल्यू थी 2 और n के पास थी 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 22 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 22 को यहां पे वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अब
अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी आउटपुट, ये पहली लाइन में, सेकेंड लाइन में ये। अब इसको लिखने के लिए हम लोग जो न्यू लाइन पे लिखने के लिए हमारे पास फंक्शन जो होता है वो बैकस्लैश n, स्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हुए बैकस्लैश n को इस्तेमाल करते हुए हमारा जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बैकस्लैश n लिखा हुआ है। उसके बाद दिखेगा, अब यानी कि वो रीड आउट करने के बाद दोबारा फिर वापस आया। अब जैसे उसने फंक्शन को रीड आउट किया कि उसने कहा जी कंट्रोल जो है वो न्यू लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाए, ये कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब पूरी ये स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट थी कंप्लीटली क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट होगी। अब उसे कुछ नहीं मिला। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसकी जो बॉडी थी फॉर लूप की वो ख़त्म हो गई। अब जब बॉडी से वो एग्जिट करने से पहले दोबारा अपने इंटरवल के पास जाएगा। कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, इंटरवल के पास गया। अब उसने इस इंटरवल ने कहा कि आई की जो वैल्यू हो वो इंक्रीज कर दो, 1 इंक्रीज कर दो। ऑलरेडी आई के पास जो वैल्यू थी वो 2 थी। अब क्या हो जाएगी, आई के पास जो वैल्यू थी, अब एक इंक्रीमेंट किया तो उस एक इंक्रीज किया तो आई के पास जो वैल्यू थी वो हो जाएगी 3। तो जो मेमोरी में खुद ही ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है इसकी वैल्यू उसने 3 कर दी। अब दोबारा जो इंटरवल के बाद उसने कंडीशन को चेक करना था। अब वो कह रहा है कि आई जो है लेस देन 10, आई के पास कितनी वैल्यू थी, 3 थी। 3 जो है वो 10 से लेस देन है, यस लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी में हुआ। तो सेम प्रोसीजर हुआ वैसे का वैसा ही रिपीट होगा। क्या होगा, अब आई के पास 3 थी, उसके बाद जो मैसेज था वो मल्टीप्लाई का होगा। अब चलते चलते हम लोगों ने 9 के ऊपर चले गए। आई की वैल्यू थी 9 के इंक्रीमेंट हुआ तो 10 हो गई। अब आई की वैल्यू 9 के बाद इंक्रीमेंट 1 हुआ तो आई के पास वैल्यू होगी 10। अब यहाँ पे जो था कंट्रोल जो था वो इंटरवल के बाद कंडीशन के बाद ट्रांसफ़र हुआ। कंडीशन चेक हुई कि आई की जो वैल्यू है 10 है, 10 जो है वो 10 से लेस देन है। लेस देन तो नहीं है, लेकिन लेस देन नहीं है तो उससे इक्वल तो है, हाँ जी है, उसके इक्वल है। कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी में एंटर हुआ। तो लास्ट वाली जो 10 वाली हूबहू आई के पास वैल्यू 10 थी, उसने डिस्प्ले किया 10। अब क्या हुआ, बॉडी पूरी कंप्लीट हुई। इंटरवल के पास कंट्रोल शिफ्ट हुआ, इंटरवल की वैल्यू जो थी वो एक इंक्रीमेंट हुई, 10 के पास 11 हुई। अब 11 जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ कंडीशंस के पास। 11 जो है वो 10 से लेस देन है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हुआ, जो कंट्रोल है बॉडी को एग्जिट कर जाएगा। बॉडी को एग्जिट कर जाएगा तो वो लूप जो हमारा था, लूप जो 10 टाइम चलना था चल चुका। अब नेक्स्ट जो लूप वो एग्जिट कर गया। अब ये हमारा लेक्चर जो था ओवर हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, लूप को किया था कि लूप 10 टाइम चला, टाइम चलने के बाद चलना, जैसे ही उसकी वैल्यू 11 हुई उसने बॉडी को एग्जिट कर दिया। क्या हुआ, रिपीट हो रहा था। जो टास्क थी वो बार बार रिपीट हो रहे थे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और ये चलते चलते सो 10 तक हुई। रिपीट हुआ लूप हमारा 10 टाइम। जैसे उसकी वैल्यू जी 11 हुई तो फ़ौरन वो उसने कंडीशन फॉल्स हुई, उसने क्या किया, बॉडी को एग्जिट कर गया। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो नेक्स्ट हमने किया। और ये